एपिसोड की शुरुआत में हम योंग को देखते हैं जो कि मिनमिन से कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और वो प्यार से उसके प्रपोजल को मना कर देता है, जिस पर वो उसे चुप करवा देती है और बोलती है कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रपोजल रिजेक्ट होने को लेकर पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। और वो उसे बोलती है कि मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी जब तक मुझे कोई और नहीं मिल जाता। फिर ये सभी लोग पार्टी काफ़ी इंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद जब ये दोनों बस स्टॉप पर थे तो मिनमिन उसे बोलती है कि अब तुम मुझे इग्नोर तो नहीं करोगे ना, जिस पर वो कहता है कि नहीं, बल्कि हम अब भी फ्रेंड्स हैं। इतने में उसकी बस आ जाती है तो मिनमिन जाते जाते उससे कहती है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दे, और वहां से जाने के बाद बस में ही रोने लग जाती है क्योंकि वो रिजेक्ट होने की वजह से रियल में दुखी थी। अगले दिन हम लुमिंग को देखते हैं जो कि मिनमिन को ब्रेकफास्ट के लिए उठाता है। टेबल पर वो अपनी प्रपोजल के रिजेक्ट होने को लेकर काफी परेशान थी, जो देखकर यूमिंग कहता है कि वो लड़का तुम्हें अभी पसंद नहीं करता, पर जरूरी नहीं है कि वो बाद में भी ना करे। ये सुनकर मिनमिन फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है और सोचती है कि वो अपनी चांस का वेट करेगी और मौका आने पर उसके करीब जाएगी। लुमिंग भी यहाँ पर उसे अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताता है कि उसे अपने से 10 साल छोटा लड़का पसंद आया है, जिससे एज गैप की वजह से वो कन्फेस नहीं कर पा रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं जब वो फेंशिंग के साथ कॉफी शॉप में था तब उसने ही फेंशिंग को सजेस्ट किया था कि अगर उसे अपने इस रिलेशनशिप से डर लग रहा है तो वो इसे सीक्रेट रख सकती है ताकि अगर आगे चल के कुछ गड़बड़ हुई तो बात उनके बीच तक ही रहे, जिसका ये प्लान फेंशिंग को भी अच्छा लगता है। ये सुनकर मिनमिन बोलती है कि आप अपनी डेट को उस लड़के को रिजेक्ट करने के लिए भी तो कह सकते थे ना। तो लुमिंग कहता है कि तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। सीन अब शिफ्ट होता है और हम युआन को देखते हैं जिसे कि फेंशिंग फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वो जल्दी से उससे मिलने के लिए चला जाता है और पूछता है कि क्या तुम जवाब देने की रात तक रोक नहीं पाई। फेंशिंग बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी को डेट कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती हूँ ताकि हमारे कलीग्स हमारे बारे में बात ना कर सके और ना ही हमारे पेरेंट्स को आगे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े। युआन बोलता है कि हम टीनेजर्स नहीं हैं जो कि अपने फर्स्ट लव सबसे सीक्रेट रखेंगे, बल्कि हम एडल्ट्स हैं और अगर तुमसे ही नहीं हो पा रहा है तो हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फेंशिंग भी अब घर आ जाती है लेकिन वो काफ़ी अपसेट थी। इतने में उसे लुमिंग का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि प्लान काम किया या फिर नहीं। जवाब में फेंशिंग बताती है कि उसे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने में ऑब्जेक्शन है। ये मैसेज देखकर लुमिंग खुशी के मारे डांस करने लग जाता है। वहीं फेंशिंग युआन को मैसेज करके बात करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती और बाहर पानी पीने के लिए आती है, जहाँ वो अपनी मॉम को देखकर उनसे पूछती है कि अगर किसी का पार्टनर अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर मॉम घबरा जाती है और बोलती है कि जरूरी है तुमसे उस ब्लाइंड डेट वाले आदमी ने कहा होगा, पर तुम उसकी बातों में मत आना क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। और वो उसे ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें अपने लायक कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो घबराना मत, हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिनकी ऐसी बातें सुनकर फेंशिंग वापस से अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन हम चेंगवान को देखते हैं जिसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी। जब कोंगशो नोटिस करती है तो वो उसके लिए बैंडेज निकालने लगती है, पर उससे पहले एक इंटर्न उसे बैंडेज लगाने लगती है, जो देखकर कोंगशो को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो जेलस हो रही थी। फिर वो फेंशिंग के कैबिन में उसे उसकी डेट के बारे में पूछने के लिए चाहती है, जहाँ वो उसे ठीक से कुछ बता नहीं पाती। तो कोंगशो को लगता है कि उन्होंने अपडेट करना शुरू कर दिया और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फेंशिंग शाओजैंग को बुलाती है, जहाँ वो उसे काफी समझाती है क्योंकि शाओ ऑफिस में काफी अपसेंट थी और अगर उसका यही हाल रहा तो मैनेजर उसे काम से निकाल देगा, जो कि काफी बुरा होगा क्योंकि इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है। फिर वो युआन के पास जाकर उसे अपने साथ लंच पर बुलाती है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी साइट पर जाना है और वहां से चला जाता है, जो देखकर फेंशिंग सोचती है कि ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। इतने में उसे लुमिंग का मैसेज आता है जो कि उसे लंच पर इन्वाइट करता है, तो वो उसके साथ लंच के लिए चली जाती है, जहाँ वेटर गलती से उन्हें कपल समझ लेता है, जो देखकर लुमिंग काफी खुश हो जाता है, पर वो उससे बताता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद वो फेंशिंग से उस लड़के के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मेरा प्लान ही फेल हो चुका है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि वो रिलेशनशिप को बाकी सभी की तरह पब्लिक रखना चाहता है। लुमिंग बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका अपना ओपिनियन होता है और अगर तुम पीछे हट रही हो तो इसका साफ मतलब ये है कि तुम उसे ज्यादा पसंद करती हो। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ था, जहाँ उसे समझ में आता है कि कपल्स के बीच में सिर्फ एक ही मर्जी नहीं चल सकती, बल्कि हमें खुद को भी बदलना होगा। जब वो घर जाता है तो देखता है कि फेंशिंग उसका बाहर ही वेट कर रही है, इसलिए वो उसे अंदर लाकर लोशन लगाने के लिए देता है क्योंकि बाहर काफी मच्छर ने उसे काट लिया था। फिर वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है, जिस दौरान फेंशिंग अपनी मॉम की कही हुई बातों को याद करने लगती है कि अगर कोई अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है इसका मतलब ये है कि वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। युआन उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखना चाहता, पर फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर फेंशिंग बोलती है कि मैंने इस बारे में सोचा और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। युआन कहता है
कि अगर ऐसा है तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो। तो फेंचिंग बोलती है कि मैं कोई 18 साल की लड़की नहीं हूँ जो कि प्यार के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूँ। ये सुनकर युआन नाराज हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, पर तुम तो मुझे ही सुनाए जा रही हो और अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं तुमसे दूर जा सकूं। ये सुनकर फेंसिंग जाने लगती है, पर युआन उसे रोक लेता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो कि बिना बताए आ जाती हो और चली भी जाती हो। फेंचिंग पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। युआन उसे बोलता है कि हम अपने रिलेशनशिप को सिर्फ 3 महीने तक सीक्रेट रखेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो उसे सभी के बारे में बता देंगे, क्योंकि लाइफ टाइम तो हम ये सब कुछ छुपा नहीं सकते। जो सुनकर फेंचिंग पूछती है कि तुम सच में मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो, जिस पर वो हंसने लगता है और उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि तुम अब भी ना 18 साल की बच्ची की तरह ही हो। जो सुनकर वो जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है और ये देखकर युआन कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला, पर जैसे ही फेंचिंग हाथ हटाती है तो वो उसे किस कर देता है। इसके बाद जब फेंचिंग घर आती है तो वो काफी खुश थी, क्योंकि फाइनली वो किसी को डेट कर रही थी और खुशी के मारे वो बेड से ही नीचे गिर जाती है। अगले दिन वो कमर में दर्द लेकर ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो युआन को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसे बताती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि मैं अच्छी मसाज करता हूँ। जो बात उसकी कलीग सुन लेती है तो फेंचिंग युआन को काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है और अपने कैबिन में जाने लगती है, पर वो चुपके से उसे कुछ पकड़ा देता है। जब फेंचिंग उस पेपर को खोलती है तो उसमें एक ऑरेंज कैंडी थी और युआन ने लिखा हुआ था कि मुझे आज ऑरेंज फ्लेवर किस चाहिए, जो देखकर वो शर्माने लगती है। इतने में एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है जो कि फेंचिंग के लाल गाल देखकर सोचती है कि उसे बुखार है, तो वो उसे दवाई देने लगती है, पर फेंचिंग मना कर देती है तो वो उसे जाते हुए कैंडी भी ले जाती है, जिससे कि फेंचिंग को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम लुमिंग और मिनमिन को देखते हैं जो कि एक साथ बाहर डिनर के लिए गए हुए थे। यहाँ पर ये दोनों काफी बातें कर रहे थे और काफी खुश भी थे। तभी उन्हें एक मैसेज आता है और जब वो देखते हैं तो उन दोनों का एक रश अब किसी और का हो चुका था। ये देखकर वो दोनों ही दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को इस बारे में नहीं बताते। अगले दिन हम केन्यांग को देखते हैं जो कि मिनमिन की फ्रेंड से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो काफी क्लासेस मिस कर रही थी। तो जेनी बताती है कि उसका लव प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है क्योंकि युआन किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर केन्यांग जैसे युआन का सोशल मीडिया चेक करता है तो उसमें उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जब फेंचिंग अपने डॉग को वॉक पर लेकर जा रही होती है तो उसके डैड पूछते हैं कि वॉक पर जाने के लिए इतना मेकअप कौन करता है, पर वो उसे इग्नोर करके जाने देते हैं। जहाँ बाहर उसे केन्यांग मिल जाता है जो उसे युआन की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, पर फेंचिंग बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो केन्यांग उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो अपना हाथ छुपा लेती है ताकि उसकी भाई को पता ना चल जाए कि वही है उसकी गर्लफ्रेंड। फिर वो जल्दी से युआन से मिलने के लिए चाहती है, जहाँ वो उसे उसका फोन मांगती है। तो युआन उसे अपने फोन में उसका फिंगरप्रिंट एक्सेस कर देता है ताकि वो जब चाहे उसका फोन चेक कर सके। फेंचिंग उसके फोन में वो फोटो दिखाकर पूछती है कि तुमने इसे पोस्ट क्यों किया। तो युआन बताता है कि मुझे लगा कि तुम रिलेशनशिप को बस अपनी फैमिली और कलीग से छुपाना चाहती हो, इसलिए मैंने बस इसे अपने स्कूल ग्रुप के अंदर ऑन रखा, पर मैं भूल गया था कि जेनियांग भी इस ग्रुप में है। तो वो उसे अगली बार से ऐसा करने से मना करती है, जिसके लिए युआन मान जाता है और फिर दोनों साथ में वॉक पर जाते हैं। अगले दिन हम लुमिंग को देखते हैं जो कि फोटोशूट की लोकेशन पर था। तभी सूली उसके पास आती है और बोलती है कि मेरी बहन ने कहा है कि अब से मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते एक ब्लाइंड डेट अरेंज करूं ताकि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जल्दी से मिल सके। पर लुमिंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिस ब्लाइंड डेट पर मैं गया था वहाँ पर मेरी बात बन गई है। ये सुनकर सूली सरप्राइज होती है। सीन फेंचिंग पर आता है जहाँ 2 एम्प्लॉयज उसे एक कैरियोके नाइट की परमिशन मांगती है ताकि कोंगशाओ का मूड अच्छा हो सके। इसके लिए फेंचिंग भी मान जाती है। फिर युआन भी वहाँ पर आते हैं और फेंचिंग के साथ आकर बैठ जाता है। युआन यहाँ पर अपनी प्लेट में से कुछ आइटम्स फेंचिंग की प्लेट में रख देता है, जो देखकर वो दोनों कहती है कि अपनी बॉस को खुश रखना कोई तुमसे सीखे। फिर युआन फेंचिंग से बोलता है कि मुझे किसी काम से स्कूल जाना है तो मुझे लीव चाहिए, जिसके लिए वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम केन्यांग को देखते हैं जिसकी क्लास खत्म होते ही मिनमिन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिस पर केन्यांग को तो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो युआन को वहाँ पर देखता है, जिससे वो पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने मिनमिन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो युआन बताता है कि वो अभी काफी चाइल्डिश है और मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो केन्यांग उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जिसका हाथ पकड़ के उसने फोटो पोस्ट की थी, जिस पर युआन बोलता है कि 3 महीने बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तो केन्यांग बोलता है कि तुम मिनमिन को अंडर एस्टिमेट मत करना और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फेंचिंग को देखते हैं जिसके ग्रुप में शाओ मैसेज करके बता दिया है कि मैंने रिजाइन कर दिया है और मेरे हस्बैंड को भी अब समझ आ गया है कि उसे एज अ डैड फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। इतने में युआन वहाँ पर आ जाता है जो कि फेंचिंग से कहता है कि तुमने रात में गॉगल्स क्यों लगाए हुए हैं। तो फेंचिंग बोलती है कि अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो उसे एक लिस्ट दिखाती है
जिसमें उसने उनकी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए थे, जैसे कि उन्हें पब्लिक प्लेस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, ऑफिस में लिमिट में रहना होगा और फोटोज पोस्ट नहीं करनी होगी, जिस सब के लिए बेचारे युआन को मानना ही पड़ता है। ये दोनों अब साथ में हॉरर मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी के दौरान फेंशिंग ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रही थी जिसमें उसके और युआन के बीच रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट हो, जैसे कि पॉपकॉर्न खाते वक्त हाथों का टकराना और स्कैरी सीन्स में एक दूसरे के क्लोज आ जाना। ये सब सोचकर वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन किसी भी हॉरर सीन पर उसे डर ही नहीं लग रहा था और पूरी मूवी खत्म हो जाती है। चांद से बाहर आने के बाद युआन कहता है कि मुझे केनियंग ने बताया कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। जहाँ थिएटर में बाकी लड़कियां डर रही थी, वहीं मेरी गर्लफ्रेंड सबसे अलग थी, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि मैंने सोचा था कि हॉरर सीन्स में मैं तुम्हारे क्लोज आकर तुम्हें किस करूँ, पर तुमने वो रूल्स की लिस्ट पहले ही दे दी थी। ये सुनकर फेंशिंग को अफसोस होता है कि मैंने ये लिस्ट क्यों बनाई। इतने में युआन को कॉल आता है, इसीलिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब जाने से पहले वो फेंशिंग के क्लोज आता है, जिससे कि उसे लगता है कि वो उसे किस करेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो बोलता है कि हम पब्लिक प्लेस में हैं, इसीलिए वो भी जल्दी से शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद उसे लुमिंग का कॉल आता है। वो घबराते हुए उसे बताता है कि उसकी डॉग ने कुछ खा लिया है और वो उसे अपने घर हेल्प के लिए बुलाता है। जहाँ पहुंचने के बाद जब वो डॉग को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो अपने हीट पीरियड में है और उसे एक फीमेल डॉग की नीड है। फिर ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ फेंशिंग अपने डॉग के बारे में बताती है कि कैसे उसका भाई सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए घर में एक पेट लेकर आया था, लेकिन अब वो सबके काफ़ी क्लोज है। इसके बाद लुमिंग फेंशिंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ वो इसे इतना खुश देखकर पूछता है कि क्या तुम डेट पर गई थी। तो फेंशिंग बताती है कि हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया था। लुमिंग बोलता है कि कपल्स अक्सर रिलेशनशिप में अपने गुड साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, पर रिलेशनशिप गुड क्वालिटी से नहीं बल्कि उनकी खामियों को एक्सेप्ट करने से चलता है। ये सुनकर फेंशिंग उसे देखती रह जाती है और पूछती है कि जब तुम्हें रिलेशनशिप और लव के बारे में इतना कुछ पता है तो तुम्हें अभी तक तुम्हारी पसंद की लड़की क्यों नहीं मिली, जिस बात का लुमिंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी मिसेस वांग वहाँ पर आ जाती है, जो कि फेंशिंग को एक आदमी के साथ देखकर उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है, पर फेंशिंग उन्हें साफ बता देती है कि ये मेरा सिर्फ क्लोज फ्रेंड है। इसके बाद लुमिंग भी वहाँ से चला जाता है, पर अगले दिन ये बात पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाती है कि फेंशिंग किसी आदमी के साथ आई थी। जो बात फेंशिंग की मॉम सुन लेती है और वो उनसे सारी बात पूछती है, क्योंकि फेंशिंग ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। तो मिसेस वांग बताती है कि कल फेंशिंग किसी हैंडसम आदमी के साथ आई थी और उसने ये बात शायद इसीलिए छुपाई होगी क्योंकि वो अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। ये सुनकर मॉम जल्दी से घर में जाती है, जहाँ फेंशिंग अपने डैड से पूछ रही होती है कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ या फिर नहीं, और बताती है कि मैं आज डिनर के लिए अपने कलीग्स के साथ जा रही हूँ। ये सब सुनकर मॉम को यकीन हो जाता है कि वो जरूर डेट पर जा रही होगी और उसने ये बात उनसे छुपा रखी है। फेंशिंग अब यहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे स्टेयर्स पर एक अजीब आदमी दिखता है, इसलिए वो घबराते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर इतने में वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि फेंशिंग चीख पड़ती है। पर जैसे वो पर्सन मास्क उतारता है तो वो युआन था, जिसे ऐसे देखकर वो उसे बोलते है कि तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। इसके लिए युआन उसे माफी मांगता है और उसे फ्लावर्स देकर कहता है कि मैं इसे तुम्हें ऑफिस में नहीं दे सकता था, इसीलिए यहाँ दे रहा हूँ। ये देखकर फेंशिंग काफी खुश होती है और उन फ्लावर्स को अपने ऑफिस के अंदर लाकर रख देती है। तभी उसे युआन का मैसेज आता है, जिसने लिखा हुआ था कि मैं वैसा ही करूंगा जैसे कि फ्लावर्स में रखे हुए कार्ड में लिखा होगा। ये देखकर वो जल्दी से कार्ड को ढूंढने लगती है, पर वो उसे अपने कैबिन में कहीं पर भी नहीं मिलता। इसका मतलब वो कार्ड खो चुका था, इसलिए वो बाहर आकर उस कार्ड को ढूंढने लगती है। जो सब कुछ युआन भी देख रहा था और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फेंशिंग से मिलने के लिए स्टोर रूम में जाता है और उसे समझाता है कि अगर वो गुम गया है तो कोई बात नहीं। फेंशिंग पूछती है कि क्या उस कार्ड के अंदर हमारा नाम लिखा हुआ था, तो युआन बताता है कि उसमें कुछ रोमांटिक लाइंस थी और वो उसे माफी मांगकर चला जाता है, जिस पर फेंशिंग सोचने लगती है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं, जो कि काफी सीरियस मूड में बैठे हुए थे। इतने में केनियंग वहाँ पर आ जाता है, जो उन्हें ऐसे देखकर थोड़ा घबराता है। मॉम बोलती है कि आज की मीटिंग का टॉपिक है फेंशिंग। ये सुनकर केनियंग काफी खुश हो जाता है और उसकी बुराई एंजॉय करने के लिए वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। अब मॉम उन्हें फेंशिंग और उस लड़के के बारे में बताती है, जो कि उसे ड्रॉप करके गया था। सीन अब युआन पर आता है, जो कि फेंशिंग और कुछ कलीग्स के साथ डिनर पर गया हुआ था, जहाँ पर मिस बाई उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तो युआन उसे बोल देता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मिस बाई कहती है कि तो मैं लेट हो गई और वो बताने लगती है कि उसे किस तरह का पार्टनर चाहिए। फिर वो फेंशिंग से पूछती है कि उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है, तो वो उन्हें वही क्वालिटीज बताती है जो कि युआन के अंदर है। ये सुनकर युआन को अच्छा लगता है। सीन वापस से मॉम डैड पर आता है, जहाँ मॉम बताती है कि एक रात फेंशिंग ने उनसे पूछा था कि अगर कोई रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर केनियंग बोलता है कि तो भला इसमें छुपाने वाली क्या बात है। और अब मैं समझ गया कि वो डॉग को वॉक पर ले जाने के लिए भी इतना तैयार क्यों होती है, और कहता है कि शायद अभी उन्होंने ऑफिशियली डेट करना शुरू नहीं किया है, इसीलिए हमें वेट करना चाहिए जब तक फेंशिंग खुद सब कुछ नहीं बता देती। पर मॉम को फिक्र इस बात की हो रही थी कि फेंशिंग किसी मैरिड पर्सन को डेट ना कर रही हो। डैड बोलते हैं कि अगर ये सब केनियंग कर रहा होता ना तो अभी तक हम उसकी टांगे तोड़ देते,
सकते, पर फेंशिंग के मामले में हमें सब्र से काम लेना होगा। ये सुनकर केन यांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरा डीएनए टेस्ट करवाना है। अब रेस्टोरेंट के बाद सभी लोग कैरियोके के लिए जाने लगते हैं। जहाँ रात में फेंशिंग युवान से माफी मांगने के बारे में सोच रही थी, पर तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आ जाता है जो झूठ कहती है कि तुम्हारे डैड के सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से मेडिसिन ले आओ। ये सुनकर फेंशिंग सभी को बताती है कि उसे वापस जाना होगा, तो सभी फेंशिंग को टैक्सी तक छोड़ने के लिए आते हैं और वहाँ से कैरियोके जाते हैं, जहाँ सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं। पर युआन कोंगशाओ से पूछता है कि आज तुम फेंशिंग से नाराज़ क्यों थी, तो वो बताती है कि मुझे किसी ने ब्लाइंड डेट के बारे में बताया था, पर उस टाइम मैं उस फ्लावर शॉप वाले लड़के के साथ डेट कर रही थी, इसलिए मैंने ब्लाइंड डेट पर अपनी जगह फेंशिंग को भेज दिया। लेकिन अब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और वो ब्लाइंड डेट वाला पर्सन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वो ये भी बताती है कि कैसे फेंशिंग और वो आदमी मॉल के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे। ये सुनने के बाद युआन काफ़ी अपसेट हो जाता है और घर आने के बाद वो भी ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन हम केन यांग को देखते हैं, जो कि युआन से कहता है कि तुम मेरी बहन पर नजर रखो कि वो कौन है जिसे वो डेट कर रही है। ये सुनकर युआन खुद से बोलता है कि यार मैं भी यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसके मन में अभी भी कोंगशाओ वाली बात चल रही थी। सीना फेंशिंग पर आता है, जो कि ब्रेकफास्ट देखकर हैरान हो जाती है। तो डैड कहते हैं कि ये तो उनकी माफी मांगने का तरीका है, हम तुम्हें बार बार शादी करने के लिए बोलते हैं ना। तो फेंशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब आप मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो कि फेंशिंग की डेट के बारे में ही सोच रहा था और इस वजह से उसका काम में मन भी नहीं लगता, जिससे परेशान होकर वो स्टोर रूम में फेंशिंग से मिलने के लिए चला जाता है और उसके क्लोज आकर उसे ब्लाइंड डेट वाले आदमी के बारे में पूछता है कि तुम उसके साथ बाहर आइसक्रीम क्यों खाने के लिए गई थी। जिस पर फेंशिंग बताती है कि वो डेट नहीं थी, बल्कि हम तो सिर्फ कैजुअल फ्रेंड्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुमसे छुपाऊं। इतने में मिस बाई युआन को बुलाने के लिए आ जाती है, तो युआन गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देखकर मिस बाई को लगता है कि फेंशिंग उसे काम के लिए डांट रही थी, इसलिए वो फेंशिंग को समझाने के लिए जाती है, पर वो उसी पर गुस्सा करने लगती है। पर इसके बाद वो भी परेशान हो जाती है। इतने में उसे लुमिंग का कॉल आता है, जो कि उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुमिंग एक एनिमल हॉस्पिटल में अपनी डॉग की सर्जरी के लिए आया हुआ था। तभी फेंशिंग वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे लुमिंग बताता है कि उसे एक अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी डॉग को उसे देकर वहाँ से चला जाता है। फेंशिंग वहीं पर बैठी हुई एक लेडी से बात करने लगती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर इस डॉग की न्यूट्रिंग के लिए आई है। ये सुनकर वो लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें एनिमल्स की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है कि तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। और इस बहस के अंदर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी अभी फेंशिंग से लड़ाई किए जा रही थी। इतने में वहाँ पर लुमिंग आता है। वो उसे माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ा, पर इस सबसे फेंशिंग काफी डिमोटिवेट हो जाती है कि हर बार वो कुछ अच्छा करने के लिए जाती है पर सब कुछ खराब हो जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर लुमिंग समझ जाता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, जिस पर वो उसे समझाता है कि जब दो सोल्स एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच झगड़ा होता ही है। ये बात फेंशिंग भी समझ जाती है और उसे पहले से अच्छा लगता है। अगले दिन फेंशिंग ऑफिस में युआन के टेबल को देखती है, पर वो वहाँ पर नहीं था। इतने में वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है, जो फेंशिंग को बताती है कि युआन की फ्यूचर गर्लफ्रेंड यहाँ अपने अपार्टमेंट के डेकोरेशन के लिए आई है। ये सुनकर फेंशिंग हैरान हो जाती है और वो मीटिंग रूम में देखने लगती है, जहाँ पर एक लड़की युआन के साथ थी और वो लड़की मिनमिन थी। इतने में मिस बाई आकर फेंशिंग से कहती है कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 महीने का है, जिस दौरान वो अक्सर मिलते रहेंगे। इस पर वो बेट भी लगा लेती है कि इन 2 महीनों में युआन जरूर उसे पसंद करने लगेगा, जिसकी ऐसी बात पर फेंशिंग बोलती है कि वो फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं और वो यहाँ से चली जाती है। तभी युआन और मिनमिन मीटिंग रूम से बाहर आते हैं, जहाँ युआन मिस बाई को बताता है कि वो साइट देखने के लिए जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद वो मिनमिन को डिजाइन की सारी डिटेल्स बताने लगता है। इतने में मिनमिन की नेबर वहाँ पर आती है, जो कि युआन को उसका हस्बैंड समझ लेती है, पर युआन उन्हें अपना कार्ड देता है और बताता है कि मैं इनका डिजाइनर हूँ। सीन फेंशिंग पर आता है, जो कि कोंगशाओ को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है, हालांकि वो किसी और के साथ जाने वाली थी। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद फेंशिंग कोंगशाओ से पूछती है कि आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे नाराज हो। कोंगशाओ कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं, बस जेलस हूँ। ये सुनकर फेंशिंग समझ जाती है कि वो ब्लाइंड डेट वाले आदमी की बात कर रही है, इसीलिए वो उसे क्लियर कर देती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर कोंगशाओ काफी खुश होती है और वो उससे माफी भी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, और यहाँ उनके बीच सब कुछ क्लियर हो जाता है। वही ऑफिस में हम देखते हैं कि फेंशिंग ने जो युआन का दिया हुआ कार्ड घुमा दिया था वो किसी को मिल जाता है और उसमें युआन ने अपने नाम के साथ साथ फेंशिंग का नाम भी लिखा हुआ था। सीन वापस से फेंशिंग पर आता है, जो कि युआन के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब युआन वहां पर आता है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है, पर फेंशिंग उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तो बस हमारे बीच सब कुछ सॉल्व करना चाहती हूँ। युआन बोलता है कि तुम तो अपनी ब्लाइंड डेट की फ्रेंड बन गई हो ना, तो ये तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, जो इसके लिए फेंशिंग उसे माफी मांगती है। फिर युआन उसे बताता है कि जो लड़की मीटिंग रूम में थी उसने मुझसे अपने बर्थडे पर कन्फेस किया था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर फेंशिंग को अच्छा लगता है और बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। युआन बोलता है कि पर तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, और उसे गुस्से में सब कुछ भूलने का कहकर वहां से चला जाता है। फेंशिंग अब पार्क में जाकर उसकी बात का मतलब सोचने लगती है
कि आखिर वो मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर रहा। इतने में युआन वहाँ पर आता है जो उससे कहता है कि अगर मैं वापस ना आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। फेंचिंग पूछती है कि तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था ना, पर युआन बोलता है कि मैंने हमारी आर्ग्यूमेंट के बारे में कहा था। फेंचिंग बताती है कि मैं कोंगशाओ के बदले डेट पर इसीलिए गई थी ताकि मैं उस पर्सन को मना कर सकूं। जो सब सुनने के बाद युआन उससे माफी मांगता है और उसे चेहरा दिखाने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर रही थी और बोलती है कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। जो सुनने के बाद युआन हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर फेंचिंग भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फेंचिंग शायू के घर सेलिब्रेट करने के लिए जाती है क्योंकि उसने जॉब क्विट करके हाउसवाइफ बनने का डिसाइड किया था, जहाँ केन्यांग के साथ सॉन्ग भी थी। अब सभी लोग रेडी होने के बाद हॉटपॉट खाना शुरू करते हैं और केन्यांग को काफी टीज भी करते हैं, जिससे परेशान होकर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इतने में फेंचिंग को किसी का कॉल आता है जिससे बात करने के लिए वो दूसरे रूम में चली जाती है। ये देखकर केन्यांग शाओ की बड़ी बेटी को उसकी बातें सुनने के लिए भेज देता है और वो उन दोनों को भी फेंचिंग के सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात बता देता है जिसका उसे पता लगाना था। लेकिन उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फेंचिंग का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है और वो इस बात पे डिस्कस करने लगते हैं। फिर जब फेंचिंग फोन पे बात करके वापस आती है तो सभी उसे घूरने लग जाते हैं, जिससे फेंचिंग का कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं वो लड़की केन्यांग को बताती है कि फेंचिंग किसी से मिलने के लिए जाने वाली है, पर जिस पर्सन से वो मिलने के लिए जाने वाली थी वो लुमिंग था, जो कि उससे बातों बातों में डील करता है कि मैं तुम्हारा लव गुरु बन चाहता हूँ और तुम मेरे लिए मेरी ड्रीम गर्ल ढूंढ देना। जिसके लिए फेंचिंग भी मान जाती है और फिर उससे उसकी नीज के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ और अगर मैं उसे अपने साथ लेकर आता तो वो भी कोई गिफ्ट लेने की जिद करती। फेंचिंग अब यहाँ पर उससे उस लड़की की डिटेल पूछती है ताकि वो उसके लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट सजेस्ट कर सके, तो लुमिंग कहता है कि वो तुमसे ज्यादा अलग नहीं है। दूसरी तरफ हम केन्यांग को देखते हैं जो कि अपनी बहन के सीक्रेट बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए उसी मॉल के अंदर आ चुका था और साथ में वहाँ पर मिनमिन भी थी जो कि अपने अंकल की गर्लफ्रेंड को छुप के देखने के लिए आई थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलते, जिससे परेशान होकर वो वहीं पर बैठ जाती है। इतने में केन्यांग भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। अब जब मिनमिन अपने प्रोफेसर को देखती है तो वो भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेते और अपने साथ मॉल के कैफे में लेकर जाता है, जहाँ मिनमिन बोलती है कि मैं आपकी और प्रोफेसर सॉन्ग के पास्ट अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर केन्यांग बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने मेरी सीट पर ग्लू लगाई थी ना, उसका क्या, इसीलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा। मिनमिन कहती है कि आप प्रोफेसर होकर मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, तो केन्यांग उसे फिर से फ्रेंड्स बनने के लिए कहता है, जो सुनकर मिनमिन कहती है कि एक लड़का और लड़की कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। केन्यांग बोलता है कि तुम और युआन भी तो फ्रेंड्स ही हो ना, और वैसे भी तुम दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, इसीलिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मिनमिन सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं काफी हार्ड वर्क करूंगी। दूसरी तरफ फेंचिंग जब लुमिंग के साथ जा रही थी तभी उसे पार्किंग में अपने भाई की कार दिखती है, इसलिए वो उसे फोन करके पूछती है कि कहाँ पर है, पर वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं घर पर हूँ, लेकिन उसे उस पर शक हो गया था। अब वो लुमिंग के साथ यहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में वो उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसने खुद सिलेक्ट किया था। फेंचिंग बोलती है कि ये तो तुमने अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए सिलेक्ट किया था ना, तो वो उसे दिखाता है कि मेरे पास एक और है और ये प्रेजेंट इसीलिए क्योंकि तुमने मेरे डॉग का ध्यान रखा था। पर फेंचिंग उससे पूछ लेती है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते ना। लुमिंग बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मैं अब तक सिंगल नहीं होता, और अगर तुम्हें नेकलेस नहीं चाहिए तो मैं इसे अपनी नीज को दे दूंगा, और वो उससे उसे लेने लगता है, पर फेंचिंग मना कर देती है और बोलती है कि तुम दिया हुआ प्रेजेंट वापस नहीं ले सकते। इतने में उसे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे बता देती है कि तुम्हारी फैमिली को शक है कि तुम किसी 40 ईयर ओल्ड आदमी के साथ सीक्रेटली डेट कर रही हो जिसने तुम्हें घर ड्रॉप किया था। ये देखकर वो लुमिंग को टीज करते हुए बताते हैं कि तुम ओल्ड हंक हो जो कि एक्सपेंसिव कार ड्राइव करते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं अभी सिर्फ 37 ईयर्स का हूँ। अब जब फेंचिंग घर पर पहुंचती है तो उसकी मॉम डैड से पूछती है कि क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये किसके साथ गई थी, पर डैड उन्हें मना कर देते और बताते हैं कि अगर उसे बताना होगा तो वो खुद ही बता देगी, वरना वो हमारे पूछने पर झूठी कहेगी। इतने में फेंचिंग चेंज करके आती है जो कि खुद ही उन्हें सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि कैसे वो एक ही आदमी से बार बार मिल रही है। जब मुझे एक डॉग मिला था तो उसका ओनर भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का हेड निकला जो कि हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, यहाँ तक कि वो मेरा ब्लाइंड डेट भी निकला, पर वो किसी और को पसंद करता है, इसीलिए हम दोनों दोस्त बन गए। और आज उसने मुझे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए प्रेजेंट सिलेक्ट करने के लिए भी बुलाया था, जहाँ वो ये भी बताती है कि एक रात जब उसने मुझे ड्रॉप किया था तो हमें मिसेस वांग ने देखा था, पर शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये सारी बातें सुनकर मॉम का शक दूर हो जाता है कि फेंचिंग किसी को भी सीक्रेटली डेट नहीं कर रही। सीन अब लुमिंग पर आता है जो कि अपनी नीज के साथ डिनर पर गया हुआ था, जहाँ हम देखते हैं कि मिनमिन ने वही दूसरा नेकलेस पहना हुआ था जो कि उसे काफी पसंद आता है, और वो बोलती है कि मेरी होने वाली आंट की चॉइस तो काफी अच्छी
अच्छी है। उसके मुंह से आंटी सुनकर लुमिंग काफी खुश हो जाता है। मिनमिन उसे बताती है कि कैसे आज वो अपने प्रोफेसर से मिली और उसने मुझे लाइफ के कुछ लेसन दिए कि मुझे मेरे सीनियर को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों का लाइफस्टाइल काफी अलग है। जिसकी बात सुनकर लुमिंग उससे कहता है कि तुम्हें अपने प्रोफेसर से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो ट्रिक्स यूज करके तुम्हें तुम्हारे क्रश से दूर करना चाहता है ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरा प्रोफेसर तक मुझे पसंद करता है। अब अगले दिन युआन और फेंचिंग साथ में बैडमिंटन खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ मैच से पहले ये दोनों ही मन में सोचते हैं कि मैं अपने लव को खुश करने के लिए हार सकता हूँ। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो वो फ्रेंडली से कॉम्पिटिटिव बन जाता है, जिसमें फेंचिंग जीत जाती है पर उसकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो देखकर युआन जल्दी से उसके पास आता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। पर वो मना कर देती है और बोलती है कि थोड़ी रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम खेलो और मैं यहीं पर बैठकर मैच देखूंगी। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में फेंचिंग उन दोनों लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि युआन तो एक पार्ट टाइम जॉब करता है, तो भला उसके पास लिमिटेड एडिशन शूज कहाँ से आ गए जो कि काफी एक्सपेंसिव है। तभी फेंचिंग उनके सामने आ जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक मैच खेला। पर फेंचिंग अब भी शूज के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि किसी इन नाम की लड़की से बात कर रहा था। वो उसे मना करता है कि तुम्हें मेरे लिए एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी फेंचिंग वहाँ पर आती है जो कि उसे घर चलने के लिए कहती है, जहाँ जाने के बाद फेंचिंग किचन में उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन उससे सब कुछ गड़बड़ हो जा रही थी और शोर सुनकर युआन वहाँ पर आता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि फेंचिंग ने पूरे किचन की हालत बिगाड़ दी थी, इसलिए युआन खुद कुक करता है। ये देखकर फेंचिंग सरप्राइज हो जाती है कि उसे खाना भी बनाना आता है। फिर वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मेरी मॉम प्लांट्स पर रिसर्च करती है और मेरे डैड एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हैं, पर उन दोनों का डिवोर्स हो गया था जब मैं छोटा था, इसलिए मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बड़ा किया। बातों ही बातों में फेंचिंग रियलाइज करती है कि उसका नेकलेस कहीं पर खो गया है, इसीलिए फिर ये दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में फेंचिंग की नज़र युआन के शूज़ पर पड़ती है और उसे बैडमिंटन कोर्ट वाली लड़की की बात याद आती है जिसमें वो कह रही थी कि उसके शूज़ काफ़ी कॉस्टली है, तो वो युआन से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ये मेरी किसी रिलेटिव ने मुझे प्रेजेंट दिया था। अपने घर आने के बाद फेंचिंग अब भी यही सब सोच रही थी कि युआन फ़ोन पर किससे बात कर रहा था और इसी टेंशन में वो सो जाती है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग शाओ को देखते हैं जिसे सुपरमार्केट में वही लड़की मिलती है जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि मैंने भी उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि एक दिन जब मैं उसकी शॉप पर गई थी तो वहाँ पर एक चेंग नाम का लड़का अपनी फ्रेंड के लिए उसे मार रहा था। ये सुनकर कॉन्ग शाओ समझ जाती है कि उस दिन चेंग वान को चोट इसी वजह से लगी थी क्योंकि उसने उसके लिए उस लड़की से लड़ाई की थी। फिर वो ऑफिस में आकर चेंग वान को ही देखे जा रही थी जो कि बार बार अपनी गर्दन को रब कर रहा था। ये देखकर कोइंग उसके पास आती है और उसे केयर करता हुआ देखकर कॉन्ग शाओ को फिर से जलन होने लगती है। इसके बाद वो फेंचिंग को अपने साथ एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ वो उससे बोलती है कि पहले जो कुछ भी हो वो मेरी गलती थी, इसलिए ये ट्रीट मेरी तरफ से है, जिसकी अपॉलॉजी फेंचिंग एक्सेप्ट कर लेती है। फिर कॉन्ग शाओ उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने ब्लाइंड डेट वाले फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा सकती हो, तो फेंचिंग कहती है कि वो ऑलरेडी किसी को पसंद करता है और अगर इसके बाद भी मैं तुम्हें उससे मिलवाऊँ तो ये गलत होगा। पर वो नहीं मानती और कहती है कि तुम बस मुझे उससे एक बार मिलवा दो और वो थोड़ा सा ड्रामा करने लगती है, जो देखकर फेंचिंग मान जाती है कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं उसे तुम्हें ज़रूर मिलवा दूंगी। ये सुनकर कॉन्ग शाओ भी खुश हो जाती है, पर वो उसे संभल कर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि हो सकता है कि वो तुम्हें अपने बैकअप की तरह यूज़ कर रहा हो। पर फेंचिंग बोलती है कि लुमिंग इतना भी बुरा इंसान नहीं है। फिर वो यहाँ से ऑफिस में वापस आकर काम करने लगती है। तभी युआन वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ, पर फेंचिंग मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि उसकी गर्दन में दर्द है तो वो उसे मसाज देने लगता है, जिस पर फेंचिंग उसे रोकती है कि हम ऑफिस में हैं, पर वो बोलता है कि अब लेट हो गया और ऑफिस में कोई भी नहीं है, जिसके बाद वो उसे मसाज देने लगता है। इतने में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फेंचिंग काफ़ी घबरा जाती है कि कहीं मिस्टर ली ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। पर मिस्टर ली तो उसे ओवर टाइम काम करने के लिए डांट रहे थे और वो युआन की तारीफ करते हैं कि तुम अपने बॉस की हेल्प कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। फेंचिंग तुम्हें तो बेटे के जैसा एम्प्लॉय मिला है जो कि तुम्हारी इतनी केयर करता है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद युआन फेंचिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी बात का बुरा नहीं लगा, पर वो मना करके काम करने लग जाती है। ऑफिस से घर आने के बाद वो हर बार की तरह केन्यांग से बहस ही कर रही थी, जिस बीच वो उससे पूछ लेती है कि तुम मॉल में मेरा पीछा करके मेरे ब्लाइंड डेट को देखने के लिए आए थे ना। ये सुनकर केन्यांग की बोलती बंद हो जाती है। फेंचिंग उसे यहाँ पर क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है और अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो सीधा सीधा पूछ लो। अब अगले दिन जब वो क्लिनिक जाने लगती है तो वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका फ्रेंड उसे लेने के लिए आया है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से विंडो के नीचे देखने लगते हैं कि आखिर इसका फ्रेंड दिखता कैसा है। इतने में लुमिंग बाहर आता है, जिसे देखकर मॉम कहती है कि ये देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो डैड बोलते हैं कि सिर्फ उसका सर देखकर तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो कैसा हो सकता है। मॉम बोलती है कि तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते और दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं। पर मॉम तो जैसे लुमिंग को अपना सन इन लॉ इमेजिन कर चुकी थी।
वही फेंशिंग कार में बैठकर कॉन्ग शाओ की बातों को याद कर रही थी कि कहीं लोमिंग उसे अपने बैकअप प्लान की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए वो डायरेक्ट उसी से पूछ लेती है कि लोमिंग कहीं तुम मुझे अपने बैकअप प्लान की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना। जो सुनकर वो कार को डिसबैलेंस कर देता है और कहता है कि अगर मैं इस तरह बैकअप रखता तो क्या मैं अभी तक सिंगल होता। उसकी इस बात में फेंशिंग को भी पॉइंट लगता है, पर फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए उसे कसम खाने के लिए कहती है। इसलिए वो कार साइड में रोककर कसम खाता है कि मैं फेंशिंग को कभी भी बैकअप की तरह नहीं देखूंगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, मेरी बहन पैरालाइज हो जाए और मेरा भाई जुए में सब कुछ हार जाए। ये सब कुछ वो बोलता ही चला जाता है, जिसे चुप करवाने के लिए फेंशिंग उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उससे माफी भी मांगती है। पर लोमिंग उसे किसी बहाने से कार से उतार देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि युआन के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। वहाँ पर लोमिंग भी कंपनी के काम से आया हुआ था। तभी उसकी नज़र फेंशिंग पर पड़ती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनकी फ़ोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेंशिंग और युआन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। तभी उसे लोमिंग का मैसेज आता है जो पहले तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ और किसके साथ हो, तो वो उसे बता देती है कि मैं अभी इंटर्न के साथ हूँ जो कि काम में मेरी हेल्प कर रहा है। लोमिंग रिप्लाई करता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उसे उन दोनों की फोटो भेजता है जिसमें वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये देखकर फेंशिंग घबरा जाती है। इतने में युआन वापस आ जाता है जो कि उसे प्रेजेंट में एक नेकलेस देता है जो कि फेंशिंग को काफ़ी पसंद आता है और वो उसे पहन लेती है। सीन अब लोमिंग पर आता है जो कि घर आने के बाद स्किन ट्रीटमेंट करता है और एक्सरसाइज भी करता है ताकि वो भी फेंशिंग के बॉयफ्रेंड की तरह यंग दिख सके। तभी उसे याद आता है कि उसने उस लड़के को पहले भी कहीं पर देखा है। फिर वो अपने फोटोज में चेक करता है और देखता है कि ये तो वही लड़का है जिसे मिनमिन ने अपने बर्थडे पर प्रपोज किया था। जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो इमेजिन करता है कि अगर वो लड़का उसके सामने आया तो वो कैसे उसका मर्डर कर देगा। इतने में ही डोरबेल बज जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर फेंशिंग थी जो बताती है कि मैं यहाँ पर लव चार्म से मिलने के लिए आई हूँ, पर वो उसे ठीक से बात नहीं करता और टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर फेंशिंग उसके पास आती है और उसे एक मैजिक सिगरेट बॉक्स देकर कहती है कि अगर तुम इसे अपने प्रपोजल के टाइम यूज़ करोगे तो तुम्हारी ड्रीम गर्ल मान जाएगी। पर लोमिंग का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए फेंशिंग उसे बता देती है कि मार्केट में तुमने मुझे जिसके साथ देखा था वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें वो कैसा लगा। तो बड़े उखड़े हुए मन से कह देता है कि हाँ वो ठीक ही है। तो फेंशिंग उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है क्योंकि अभी वो इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर लोमिंग उसकी बुराई करने लग जाता है कि तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, पर फेंशिंग को तो ये भी अपनी तारीफ ही लगती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन फेंशिंग जब ऑफिस में लंच कर रही थी तब कॉन्ग शाओ वहाँ पर आती है जो उसका नेकलेस देखकर बोलती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव नेकलेस लिया हुआ है। ये सुनकर फेंशिंग भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता था जो कि 4000 युआन है। इसके बाद उसके कलीग्स भी यही बातें कर रहे थे कि आजकल बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए उन्हें लोन लेकर प्रेजेंट देते हैं। तभी मिसेस बाय रिसेप्शनिस्ट से पूछती हैं कि आजकल तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, तो वो उसे बता देती है कि मैं चेंगवान को पसंद करती हूँ। ये सुनकर कॉन्ग शाओ हैरान होती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उससे हेल्प मांगती है ताकि वो चेंगवान को इम्प्रेस कर सके और इस चीज़ के लिए वो उसे मना भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंशिंग घर आने के बाद हिसाब लगा रही थी कि युआन अपनी इंटर्नशिप की इतनी सैलरी में तो इस नेकलेस को नहीं ले सकता था, इसीलिए वो परेशान होने लगती है कि कहीं उसने इसके लिए पैसे किसी और से तो नहीं मांगे। अगले दिन जब युआन साइट पर था तभी उसे फेंशिंग का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर की बाहर हूँ। तो वो उसे घर का पासवर्ड दे देता है और अंदर उसका वेट करने के लिए कहता है। फेंशिंग अंदर आती है तो उसे उसके घर में रखी हुई चीज़ों को देखने लगती है ताकि वो उसका लाइफस्टाइल समझ पाए। पर जब वो हर जगह देख लेती है तो उसे पता चलता है कि युआन की लाइफ काफ़ी सिंपल है, यहाँ तक कि उसका टीवी कनेक्शन भी नहीं था। इसीलिए फेंशिंग खुद केबल कनेक्टर को बुलाकर कनेक्शन फिक्स करवाती है, बाकी से सामान लेकर उसके फ्रिज में रखती है और उसके सारे घर को अच्छे से अरेंज भी कर देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।